रुक जाओ अर्जुन, प्लीज रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। वो चिल्लाते हुए हॉल में दाखिल हुई और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर गई। अर्जुन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। कौन हो तुम? दिग्विजय सिंह ने गुस्से से उस लड़की को वहीं रोकते हुए पूछा। दिग्विजय सिंह राठौर के उसे रोकने ऐसे सभी की सांसें अटकी हुई थी। मैं पत्नी हूँ इनकी, ये मेरे पति हैं, ये शादी नहीं हो सकती। इस तरह वो लड़की पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। दुल्हन बनी बैठी राधिका को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मरोड़ दिया हो। बकवास कर रही है ये मेरी पत्नी नहीं है, फजूल में कुछ भी। अर्जुन दांत पीसते हुए बोला। प्लीज अर्जुन, ऐसा मत कहो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आप मुझसे यूं दूर नहीं हो सकते। वो लड़की रोते हुए बोली। अर्जुन कुछ बोलता कि दिग्विजय ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? झूठ को सबूत की ज़रूरत होती है, सच खुद बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन मुझे पता था आप सब मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, इसलिए ये देखिए। उसने मोबाइल इसके सामने किया जिसमें अर्जुन और उस लड़की की शादी की तस्वीरें थीं। ये कहाँ से आई? ये मैं नहीं हूँ। अर्जुन का तो हैरानी से बुरा हाल हो गया। अब तो आप यही कहेंगे कि ये विवाह प्रमाण पत्र भी झूठ है। वो एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए रोते हुए बोली, जिसे दिग्विजय ने थामा। तुम झूठी हो, एक नंबर की झूठी, और ये सब झूठ है। नहीं, आप मेरे पति हैं अर्जुन, यही सच है। आप सिर्फ दौलत के लालच में आकर इस लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आप चाहिए, मुझे दौलत का लालच नहीं है। बस अपने होने वाले बच्चे को पिता की ज़रूरत है। वो अपने पेट के इर्द गिर्द बाजू बांधते हुए दर्द से बोली। इसकी बात पर वहां मौजूद सब लोगों को सांप सूंघ गया। अर्जुन ने सिर ना में हिलाया और दिग्विजय की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा लिखा था। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? दिग्विजय की बात पर सभी मंडप से नीचे उतर आए। दिग्विजय ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ा। अर्जुन के मुंह से खून का स्वाद आने लगा। तुम गलत कर रहे हो, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। दिग्विजय ने एक बार फिर उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसका हाथ मुक्का अपनी चौड़ी हथेली पर रोक लिया। राधिका की आंखों में ढेरों आंसू बहते जा रहे थे। कविता ये सब देखते हुए बुरी तरह घबरा गई। उसे यकीन था कि उसका भाई अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिग्विजय ने उसका यकीन नहीं किया। उसकी बात पर तीव्र गुस्सा आ रहा था, पर इतने सारे मेहमानों की वजह से उसे चुप रहना पड़ रहा था। बस और नहीं, मैंने जितनी सफाई देनी थी दे दी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन राधिका की तरफ पलटा। पर दिग्विजय रास्ते में आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बाद राधिका तुमसे शादी करेगी? दिग्विजय की बात पर अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा, फिर पलटकर अपनी दाईं तरफ रोती हुई राधिका को देखा, जिसकी आंखों का अविश्वास बता रहा था कि वो भी अपने भाई की तरह ही सोच रखती है। राधिका, तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम्हें यह भी लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है? अर्जुन ने राधिका की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। राधिका अपने आंसू पोंछती हुई उसके करीब आई। अगर ये लड़की झूठी है तो अपनी आत्म प्रतिष्ठा को यहाँ कुचलने क्यों आई? सबके सामने अपनी बेइज्जती क्यों करेगी कोई लड़की? आपने ऐसा क्यों किया अर्जुन? राधिका ने उसका कॉलर पकड़ा, जिसे अर्जुन ने गुस्से से छुड़वाया। बहुत हो गया ये सब नाटक, अगर भरोसा ही नहीं था तो प्यार कब क्यों किया? अर्जुन को राधिका की आंखों में अपने लिए अविश्वास बहुत बुरी तरह चुभा था। बहन कविता आगे बढ़ी और अर्जुन का हाथ थाम कर उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन अर्जुन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ये मेरे अपने हैं जो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ और ये बाहर से आई लड़की सच बोल रही है। तो ठीक है, इस झूठ को मैं अभी सच साबित कर दूंगा। मुझे राधिका से शादी नहीं करनी। अर्जुन के शब्दों ने दिग्विजय और राधिका को स्तब्ध कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भीख मांगूंगा कि तुम मेरी बहन से शादी करो? तुम जैसे इंसान को अपनी बहन सौंपने से बेहतर है कि मैं उसे हमेशा अपने पास बिठा कर रखूं। दिग्विजय ने उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से चिल्ला कर कहा, छोड़ो उसका कॉलर, मैं तुमसे कह रही हूँ दिग्विजय, छोड़ो उसे। श्रीमती रुक्मणी सिंह ने अपने बेटे को अर्जुन के पीछे किया। वो जानती थी कि उनका बेटा कितना गुस्सैल है। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी। मध्यम वर्ग के लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब देख लो, बहुत दोस्ती का दम भरते थे ना। क्या किया तुमने? तुम्हारी बहन के साथ रुक्मणी को मौका मिल गया था अर्जुन और उसकी बहन को नीचे दिखाने का। अब अपनी जुबान को लगाम दीजिए। बड़ी है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या करोगे? हाँ, विजय ने गुस्से में आता हुआ अर्जुन के पीछे ढकेला। मेरी माँ से बात कर रहा है, तू जबान संभाल कर। अगर
तूने मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की ना। दिग्विजय अपनी सारी दोस्ती एक तरफ रखता हुआ नफरत और हिकारत से अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन ने एक दुखी निगाह कविता की तरफ उठाई, जो जैसे कह रही हो कि देख लो वही हुआ जिसका डर था। कविता की आंखों में ढेरों आंसू थे। सिर झुका हुआ था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। अभी भी कुछ सुनना बाकी रह गया है और बेइज्जती करवानी है अपनी बहन कविता से, कहते उसने एक नजर उस आई हुई लड़की पर डाली जो धीरे धीरे कदम पीछे लेती हुई हॉल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसका इरादा अब यहाँ से निकलने का था, लेकिन कविता की तेज नजरों से वो बच न सकी। मैं इसके साथ हूँ भाई जी, ऐसा आपका फैसला वही मेरा फैसला। कविता की बात पर उस लड़के के जाते कदम दरवाजे पर रुके। मेरी भाभी यही है, अब यही रहेगी। कविता ने उसे बहुत प्यार से अपने साथ खड़ा किया, जबकि वो लड़की आंखें फाड़े अर्जुन और कविता दोनों को देखने लगी। तुम लोग हो इस लायक नीच। दिग्विजय ने गुस्से से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों भाई बहन एक नज़र दिग्विजय और राधिका पर की तरफ देखते हुए बाहर निकल गए। चारों की दोस्ती का आज अंत हो गया है। श्रीमती रुक्मणी बहुत खुश दिख रही थी। आखिरकार वो अपने बच्चों को इस मध्यम वर्गीय बहन भाई से जान छुड़ा चुकी थी। अर्जुन ने उस लड़की की कलाई गुस्से से थामी और विवाह हॉल से बाहर निकला। राधिका ने दिग्विजय की तरफ देखा और रोते हुए उसके गले लग गई, जबकि दिग्विजय ने गुस्से से एक नज़र अर्जुन की पीठ पर डाली जो दरवाजे की तरफ जा रहा था। फिर दोबारा नज़र कविता पर डाली, जिसकी दुखी और शिकायती निगाहें भी उस पर थीं, जबकि दिग्विजय की निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। कविता ने ना में सिर झटकर अपने भाई के पीछे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। भैया, अर्जुन ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने प्यार को नीलाम कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी माफ़ नहीं करूंगी। राधिका रोते हुए दिग्विजय के गले लगकर अपने प्यार का मातम मना रही थी, जबकि दिग्विजय ने उसे अपने सीने से लगाया। वो खुद भी अर्जुन को माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। जिस तरह उसने उसकी बहन का दिल तोड़ा था, अब वो भी उसी तरह उसी चोट को पहुंचाने की सोच रहा था जहां उसने दिग्विजय को मारा था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो लड़की ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। तुम पत्नी हो ना मेरी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुमने अभी भरी सभा में कहा ना कि हमारी शादी हो चुकी है, विवाह प्रमाण पत्र तक दिखाया। मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े सच के बाद जब तुमने मेरी शादी तुड़वाई है, तब तुम्हें इसका इनाम देना तो बनता है ना। अर्जुन उससे अर्थपूर्ण लहजे में बोलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ ले गया, जबकि कविता नीचे खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है ना उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। अर्जुन की आंखों में उस वक्त सिर्फ गुस्सा और नफरत का बदला था। वो लड़की पूरी तरह घबराती हुई कविता की तरफ मदद की निगाहों से देखने लगी। कविता ने मुंह फेर लिया और वहां से चली गई। आपको ईश्वर का वास्ता प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटका और दरवाज़ा लॉक किया। वो लड़की बुरी तरह डर गई, बिस्तर से उठकर भागने लगी कि अर्जुन ने उसे दोनों टांगों से पकड़कर दोबारा खींचा। वो बुरी तरह नीचे गिरी, उसकी दोनों टांगों में को पकड़ा और अपनी टांगों से लॉक करते हुए उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से दबोच लिया। प्लीज छोड़ दो मुझे। वो बुरी तरह रो रही थी। इस तरह क्यों रो रही हो प्रिय, जैसे कि मैं तुम्हारा बलात्कार करने वाला हूँ? तुम तो पत्नी हो ना मेरी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। चलो दिखाओ मुझे मेरा बच्चा कितना खुश है इस दुनिया में आने के लिए। अर्जुन ने उसके पेट से कपड़ा हटा तो उसका सपाट पेट देखकर बेबसी से वो लड़की की ऊंची आवाज़ में रोने लगी। चुप, खबरदार, जो तुम्हारी आवाज़ आई बना जुबान खींच लूंगा। अर्जुन की खौफनाक दहाड़ से वो लड़की बुरी तरह कांपने लगी। उस पर डर हावी हो गया। थोड़ा सा ऊपर होते हुए अर्जुन ने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे दूर फेंक दिया। वो लड़की ना में सिर हिलाते हुए अर्जुन के खतरनाक तेवर देखकर चिल्लाई, प्लीज कोई है, बचाओ मुझे। वो चिल्लाते हुए रोए जा रही थी। पत्नी हो मेरी, पूरा हक है तुम पर मेरा, जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और अभी देखो तुमने कैसे अपना ढोंग रचाया। वो अपना बेल्ट उतारते हुए उसके दोनों हाथों को बुरी तरह बांधने लगा। उस लड़की ने डरते हुए अर्जुन की तरफ देखा। आंसू गालों पर बहते हुए अपनी बेबसी का एहसास दिला रहे थे। अर्जुन ने उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ी और साथ ही उसकी गर्दन पर झुकते हुए बहुत शिद्दत से अपने दांत गड़ाती। वो लड़की दर्द से सिसकती रही। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उस पल को पछता रही थी जब उस शख्स पर झूठा हक जताने आई थी। अर्जुन पीछे हटा।
वो बेहोश हो चुकी थी और बेहोश हो गई। अर्जुन ने सिर झटका और पीछे हटा। मेरे 5 मिनट का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली थी मेरे बच्चे की माँ बनने। अर्जुन दांत पीसता हुआ अपनी शर्ट वापस पहनकर उसके हाथ झटके से खोल दिए। उसका सिर तकिए पर गिरा था। अगर वो वहाँ रुका तो न जाने उस लड़के को कितनी तकलीफ दे देता। उसे कमरे में बंद करके बाहर से लॉक किया और नीचे उतरा, जहाँ कविता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ जा रहे हो? कविता ने उसे रोक कर पूछा। कुछ पल अकेले रहना चाहता हूँ, आ जाऊँगा, संजीदगी से कहता हुआ वो आगे बढ़ा। और वो लड़की उसके सवाल पर अर्जुन के कदम रुके। उसके हाथ झटके। बेहोश है, कमरा लॉक है, खोलना नहीं, उसे बताता हुआ चेतावनी भी दे गया। कविता के नरम स्वभाव से वो अच्छे से वाकिफ था। वो बेहोश है भाई, क्या किया आपने उसके साथ? कविता ने घबरा कर पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन आगे बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी बात पूरी करके वो वहाँ रुका नहीं। कविता ने सिर पकड़ कर बैठ गई। कैसे बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। इंसान तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता है और बाहर वाला कोई भी आकर उसे तोड़कर चला जाता है। कितनी बार उन्होंने अपनी धड़कनें एक की थी, बेदोस्त थे एक दूसरे के, अर्जुन, कविता और दिग्विजय। लेकिन राधिका तो बहुत बाद में उनकी दोस्ती में शामिल हुई थी, पर अर्जुन को पसंद करने लगी। अर्जुन ने अपने प्यार का इजहार किया तो वो असमझ में पड़ गया, लेकिन उसने राधिका के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था। पर दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि दिग्विजय और कविता एक दूसरे को पसंद करते हैं और ऐसी सूरत में अगर वो इनकार करता तो कविता और दिग्विजय के रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। फिर बहन की खातिर उसने ही कुर्बानी दे दी, ये सोच कि पहले ना सही शादी के बाद प्यार खुद ब खुद हो ही जाएगा। अर्जुन ने सगाई के बाद वो भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। 2 महीने हुए थे सगाई को। राधिका पर अर्जुन से शादी का जुनून सवार हुआ और वो जुनून आज पूरी तरह तबाह हो गया। अपनी तकलीफ वो सिर्फ अपने भाई से ही कहा करती थी, पिता थे नहीं, और माँ अपनी लाइफ, कैरियर और पार्टियों में व्यस्त रहती थी। ऐसे में दिग्विजय भी ही उसका सब कुछ था। बस मेरी बच्ची, अब और नहीं रोना, मैं एक भी आंसू नहीं देख सकता अपनी जान की आंखों में। दिग्विजय ने उसे अपने सीने से लगाया। उसी वक्त वही लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। राधिका और अर्जुन के कुछ दूर के रिश्तेदार तो जा चुके थे, लेकिन बहुत करीबी घर के लोग अभी भी यहीं थे। शादी हुए बिना दुल्हन घर वापस आ गई। लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका मिल गया। अब तुम दोनों बहन भाई होश में आओ। वो दोनों बहन भाई अपनी असलियत दिखा चुके हैं। तुम दोनों छोड़ दो उन दोनों को, पीछा भूल जाओ उन्हें। पर तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ना सही तो और बहुत से रिश्ते हैं मेरी बच्ची के लिए, बस उसे अपने दिल से निकाल फेंको। श्रीमती रुक्मणी ने अपनी बेटी का माइंड वॉश करना चाहा। मम्मी, रात बहुत हो गई है, जाइए, जाकर सो जाइए। दिग्विजय ने उन्हें तीखे अंदाज में जवाब दिया तो वो मुंह बनाती हुई अंदर चली गईं। सभी धीरे धीरे गायब हो गए। राधिका ने अपने आंसू पहुँचे। भैया, मैं अर्जुन को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने जो किया उसके लिए वो नाक रगड़ कर मुझसे माफ़ी मांगे, मैं तभी माफ़ नहीं करूँगी। वो भरे लहजे में बोली, माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी, वो भी एक को नहीं, दोनों को। दिग्विजय की बात पर राधिका ने उसका चेहरा देखा। भैया, आप कविता को पसंद करते हैं, उसे कोई तकलीफ़ कैसे देंगे? राधिका की बात पर दिग्विजय ने होंठ भींचे। मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता मेरी बहन का है। अगर कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू लाएगा तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। दिग्विजय उसे कमरे की तरफ ले गया, फिर बिस्तर पर बिठाया। भैया, अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते थे? जब उनकी शादी पहले हो चुकी थी तो फिर वो मुझसे शादी क्यों कर रहे थे? राधिका को बार बार ये बात तंग कर रही थी। मेरी जान, अभी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, मैं सब पता लगा लूंगा। बस रिलैक्स करो, मैं नौकरानी से कहता हूँ, तुम दूध और दवाई तुम्हें दे देगी। राधिका ने सिर हिलाकर बेड से टेक लगा ली। आज जश्न का दिन है मीरा, आज मेरे बच्चे आज़ाद हो गए। इन दोनों गरीबों से श्रीमती ने ड्रिंक का गिलास होंठों से लगाया। आपके बच्चे नहीं, आपकी सगी बच्ची और सौतेला बेटा। मीरा ने भी ड्रिंक की चुस्की ली। यही तो चुभता है, अगर वो मरने से पहले सारी जायदाद अपने बेटे के नाम न कर गए होते तो अब तक ये सौतेला बेटा भी न रहता। वो नफरत से बोली, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मैं इसे कुछ नहीं कह सकती। अगर इससे कुछ हुआ तो सारी जायदाद ट्रक्स में चली जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। फिर कुछ तो सोचा होगा ना, इतनी आसानी से ये सब नहीं होगा। मीरा को अपनी मौसी की चालाकियाँ बहुत भाती थीं। हाँ, ना सोचा है। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि अब ये दोनों मनहूस निकल गए हमारी ज़िंदगी से। अब अगला कदम क्या होगा? मेरी जान, आप धीमा धीमा समझ तो गई, लेकिन चाहती थी कि तुम अपने मुंह से सब कुछ बोलो। अब ये खजाने की चाबी आज़ाद है, उसे जब चाहो घुमा फिरा सकती हो। दिग्विजय उसी वक्त टूट
फूट का शिकार है, प्यार का डसा है। एक तरफ दोस्ती ने दर्द दिया तो दूसरी तरफ उस लड़की का प्यार हाथ से थाम गया। अब तुम उसे संभाल लोगी। मौसी ने फिर से गिलास होंठों से लगाया। चिंता मत कीजिए मौसी, अब दिग्विजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कब वो मुस्कुराए। मेहर की आंखें खोली। पूरे शरीर में दर्द सिमटा था, सिर भारी भारी हो रहा था। कमरे पर नजर पड़ते ही बीते हुए नज़ारे साफ होने लगे। उसकी नाजुक कलाइयों पर हल्के हल्के निशान थे, लेकिन हाथों खुले हुए थे। अपनी ड्रेस ठीक करती हुई उसकी गर्दन पर दर्द की टीस उठी। वो आंखें मीच कर बर्दाश्त कर गई और उठी। सामने ड्रेसिंग टेबल था, उसके सामने खड़ी होकर देखने लगी। क्या वो शख्स मेरी इज्जत बर्बाद कर गया? मेहर ने अपने पूरे शरीर को टूटता हुआ महसूस। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन इस कदर नाराज नहीं होगा कि मेरी इज्जत। वो हिचकियां से रो पड़ी। गर्दन पर नीला निशान चीख चीख कर बता रहा था कि वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। वही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिसक उठी। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। उसकी नज़र में वो एक छोटी सी गलती थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि दिल तोड़ने का कितना बड़ा पाप कर गई। इतनी सोचों में गुम बैठी रो रही थी कि दरवाजा जोर से खुला। वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। अर्जुन सारी रात बाहर रहने के बाद घर दाखिल हुआ था। सामने उस वजूद से उसे तीव्र नफरत महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसे जान से मार डाले। आ गया नाजुक हसीना को होश। अर्जुन ने तंज कसा। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। वो उड़ते हुए रोते हुए बोली। अर्जुन खामोशी से उसे देखने लगा। तुम थी इस काबिल, लेकिन ये सजा भी कम है तुम्हारे लिए। अर्जुन ने उसकी सोच को सच कर दिया। वो चेहरा छुपा कर रोने लगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। और जो तुमने किया उससे तो तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए ना। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने जो किया उसकी सजा आपने मुझे दे दी है, सब बराबर हो गया। अब मुझे जाने दीजिए। वो सिसकते हुए बोली, अच्छा मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बिना ये जाने कि तुमने ये सब क्यों किया। बोला, भारी सभा में ये बकवास क्यों की? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। क्यों किया तुमने ये सब? वो एकदम उसकी तरफ बढ़ता हुआ पूछ रहा था। वो पीछे हट रही थी। बताओ। वो चिल्लाया। पैसों के लिए आंखें मीच कर फौरन बोली। अर्जुन इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, किसने कहा ये सब करने को? वो बिराज अंकल ने कहा था। पैसे चाहिए थे तो एक काम करना होगा, उसके लिए मुझे 1 लाख देंगे। वो रो पड़ी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं राजी हो गई। मेहर आंसू पोंछने लगी। शर्म नहीं आई चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में? अर्जुन को उस लड़की से मजीद नफरत महसूस हुई। आप कह सकते हैं मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपनी इज्जत खो दी। अब मुझे जाने दीजिए। सब बता दिया मैंने आपको। मेहर ने कदम बढ़ा। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर बिस्तर पर जोर से पटका। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जो कुछ तुमने किया है उसके बाद अब हर रात नोचूंगा तुम्हारा जिस्म। तुम्हें सिसक सिसक कर मारूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि जिन पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेचा, वैसी लड़कियों के साथ दुनिया में क्या सुलूक हो सकता है। वो बेड के पास खड़ा मेहर ना में सर हिलाती रह गई, जबकि वो बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर गया। कविता पर नजर पड़ी। कहाँ जा रही हो? वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। दिग्विजय के ऑफिस। क्यों? अब क्या बचा है वहाँ जाने का? अर्जुन कड़वा हुआ। त्याग पत्र देने जा रही हूँ, चलोगे साथ? कविता ने उससे पूछा। वे दोनों दिग्विजय के ऑफिस काम करते थे। मुझे ये एहसान फरामोश की शक्ल भी नहीं देखनी। अर्जुन गुस्से से रसोई की तरफ बड़ा नाश्ता बना है। कविता ने आवाज लगाई। तुम सावधानी से जाना और वापस आना। कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करना। वो पलट कर प्यार से बोला। कविता गाड़ी में बैठ गई। ये छोटा सा फ्लैट दिग्विजय का ही लेकर दिया हुआ था। कविता के नाम था। वो उसकी मोहब्बत का पहला तोहफा था। गाड़ी वगैरह सब दोनों बहन भाइयों की अपनी मेहनत से हासिल किया था। ऑफिस पहुंचकर वो दिग्विजय के केबिन के बाहर बड़ी हिम्मत जुटा रही थी। अंदर जाने लगी तो उसे रोक लिया गया। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। सेक्रेटरी ने रास्ता रोका। क्यों? सर ने मना किया है कि आपको और अर्जुन सर को ऑफिस में न घुसने दिया जाए। कविता ने हाथ में पकड़ा त्याग पत्र देखा। क्या मीटिंग में है? नहीं मैम, उनकी कजिन मीरा मैम भी है। मीरा नाम सुनते ही कविता के दिल में आग लग गई। वो बिना देर किए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मीरा दिग्विजय के बहुत करीब खड़ी अपनी अदाएं दिखा रही थी, जबकि दिग्विजय खामोशी से उसे देख रहा था। दरवाजा खुलने पर दोनों चौंके। कविता को देखकर मीरा के चेहरे पर तनाव आ गया, जबकि दिग्विजय शांत बैठा रहा। ओहो, तो ये सब हो रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई यहाँ ना आए ताकि आप ये सब कर सकें? कविता की आंखों में गुस्सा था। क्या मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और कल के बाद मैं तुम्हें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। दिग्विजय ने गुस्सा दबाते हुए कहा। थोड़ी शर्म कर लो लड़की, अब जाओ यहाँ से, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करो। मीरा बोली। तुम अपनी बकवास
बंद रखो और हमारे बीच मत बोलो। कविता की कड़क आवाज पर दिग्विजय ने उसे देखा। वो गुलाबी पोशाक में हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी, लेकिन आज उसे अपने जज्बातों को काबू में रखना था। उसकी बहन का दिल टूटा था। अपनी जगह से उठकर वो कविता के करीब आया। इसे छोड़ो, मुझसे बात करो। क्यों आई हो यहाँ? मैं यहाँ काम करती हूँ, कर्मचारी नहीं। मुझे रोक नहीं सकते। रोक सकता हूँ, मालिक हूँ इस ऑफिस का। जिसे चाहूँगा वही आएगा। और दिग्विजय सिंह राठौर तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शक्ल देखने का भी इच्छुक नहीं है। बाहर निकलो। उसके शब्दों पर कविता अविश्वास से उसे देखने लगी। सुना नहीं तुमने? गेट आउट, पहुंची आवाज में बोला। आज पहली बार दिग्विजय ने उसे इस तरह डांटा था। एक नज़र पीछे खड़ी मुस्कुराती मीरा को देखा और अगले ही पल वो पलट कर बाहर निकल गई। आइंदा मेरे ऑफिस में कोई भी मुंह उठाकर अंदर चला आए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दिग्विजय इंटरकॉम पर चिल्लाया। बाहर आए तो पूरा स्टाफ उसे ही देख रहा था। सबकी नज़रों में हमदर्दी थी। कविता मुस्कुराई और गाड़ी की चाबी अपनी सहेली की तरफ बढ़ाई। ये उन्हें दे देना और ये त्याग पत्र भी। मैं जा रही हूँ, तुम चली जाओगी। सहेली ने आंसू पोंछे। अमीर और गरीब के बीच की जो हैसियत का फर्क है ना, ये मार देता है। गरीब ही हमेशा दुत्कारा जाता है। उन्हें ये दे देना और कहना कि उनका घर भी बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वो आत्मविश्वास से कहती हुई आगे बढ़ गई। दिग्विजय अंदर स्क्रीन पर उसके आंसू और उसका हर अमल देख चुका था। उसका दिल सिर्फ कविता का नाम ले रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन के आंसू भी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी सीट पर आया। गहरा सांस खींचकर उसने आंखें मूंद ली। दिग्विजय डार्लिंग, चलो ना, शॉपिंग और लंच एक साथ करते हैं। मीरा अपनी प्लानिंग बता रही थी, जबकि दिग्विजय का ध्यान कहीं और था। मेहर दरवाजा पीटती रही, रोती चिल्लाती रही, लेकिन अर्जुन के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो आराम से नाश्ता खत्म करके मोबाइल पर किराए का घर ढूंढ रहा था। वो जानता था कि दिग्विजय अब वो बहुत कुछ करेगा। इससे पहले कि वो उसके घर का ताना दे, वो खुद ही सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाना चाहता था। एक घर ऑनलाइन बुक करवा कर वो कविता को मैसेज टाइप कर रहा था कि अचानक अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो चौंककर अंदर भागा। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के पास ज़मीन पर मेहर बेहोश पड़ी थी। उसके पैर के मोच आई थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया। फूलों जैसा नाजुक वजूद देखकर एक पल के लिए अर्जुन उसके चेहरे में खो गया, जो मासूमियत से भरा था। पर अगले ही पल दिल में नफरत तो उबल पड़ी और बिस्तर पर उसे पटकने वाले अंदाज में लिटाया। छोड़ो, बेहोश तो ही ठीक है ना, होश में आते ही फजूल ही चिल्लाएगी। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसके पैर की मोच देखने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके जख्म पर मरहम निकालने लगा। बाहर से आवाज़ आई, शायद कविता वापस आ गई। वो वहाँ से उठकर दरवाज़ा लॉक करके बाहर आ गया। गाड़ी छोड़ आई। अर्जुन के सवाल पर कविता ने कहा, सब कुछ छोड़ आई। अर्जुन के सवाल पर कविता ने कहा, सब कुछ छोड़ आई। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं भैया, ये जो गरीबी होती है ना, इंसान को बहुत नीचे दिखाती है। लोगों की नज़र में गरीब की कोई कीमत नहीं होती। क्या उसे भूल जाओगी? अर्जुन की सवाल पर कविता की आंखें नम हो गई। मेरी सांसें रुक जाएंगी। उसका दर्द अर्जुन समझ सकता था। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए घर बुक किया है। फिलहाल हम किराए पर रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द अपना भी बना लेंगे। जी भैया। वो आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई। अंदर से फिर आवाज़ें आने लगीं। लगता है होश आ गया। भैया, मुझे कुछ बताना है। वो कौन है? क्यों किया उसने ये सब? कविता ने पूछा तो अर्जुन ने उसे सारी बात बता दी। मतलब उसे किसी ने उस्काया है। भैया, आप माने या न माने, ये काम राधिका की मम्मी का होगा। उन्हें चिढ़ती हमारी दोस्ती से। अर्जुन ने सोच में सर हिलाया और अंदर बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो मेहर बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, सिर्फ एक बार जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी। आपने मुझे कैद करना है तो कर लेना, लेकिन मुझे एक बार जाने दीजिए। कहाँ जाना है तुम्हें? कविता ने पूछा। अस्पताल, मेरा छोटा भाई वहाँ, उसका ऑपरेशन है। पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। कविता ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, चलो, लेकिन याद रखना, अगर कोई ज़रा सा भी झूठ हुआ तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगा। वो आंसू पोंछते हुए अर्जुन के पीछे लंगड़ा कर चलने लगी। उसे बस अपने छोटे भाई तक पहुंचना था, जो दृष्टिहीन था। उसकी आंखों का ऑपरेशन था। गाड़ी में उसने अर्जुन को सब सच बता दिया। उधर रुक्मणी ने कॉल करके बंद करते हुए अगली योजना बनाई और अपने भेजे हुए गुंडों को कविता के घर की तरफ भिजवा दिया। अब आएगा मजा, या जब ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए दिग्विजय की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन आंटी, इसका क्या फ़ायदा होगा? मीरा ने पूछा। बे गुंडे घर खाली करवाने जाएंगे। कविता और अर्जुन को लगेगा कि ये सब दिग्विजय करवा रहा है। उनके दिल में और नफरत पैदा
वाह आंटी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कविता, जिसकी रोते रोते आंख लग गई थी, दरवाजे पर शोर शराबा सुनकर उठी। उसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया और उसी लम्हे 2 गुंडे टाइप आदमियों ने धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। कौन हो तुम लोग? घर खाली करवाने आए हैं? चलो निकलो फौरन, हम चले जाएंगे। चल निकल अपने भाई को लेकर यहाँ से। उन आदमियों ने कविता को सिर से पैर तक देखा। अरे वाह, लगे हाथ इस सुंदरता के भी मजे ले लेते हैं। कविता घबरा कर कमरे की तरफ भागे। वो भी पीछे गए। उसने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। कविता की कमीज का कॉलर पकड़ा। कविता चिल्लाई, भैया, इससे पहले कि वो शख्स कुछ और करता, किसी का मजबूत मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दिग्विजय ने अपना कोट उतार कर कविता को ढका, जिसके सिर से खून बह रहा था। दूसरे शख्स ने वार करना चाहा तो दिग्विजय ने झटके से उसका हाथ रोका और उसकी वाह मरोड़ दी। दिग्विजय ने दोनों गुंडों को मार मार कर अधमरा कर दिया। जिस शख्स ने कविता को छुआ था, दिग्विजय ने चाकू से उसके हाथ पर वार किया। जिस पर तुमने हाथ डाला है ना, वो मेरी जिंदगी है, दिल की धड़कन। दोनों गुंडे बेहोश हो गए। दिग्विजय ने अपने गार्ड्स को कॉल करके उन्हें फार्म हाउस पहुंचाने को कहा। खुद आगे बढ़कर उसने कविता के बेहोश वजूद को बाहों में भरा और अपने दूसरे घर की तरफ ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे पर पट्टी बांधी। अगर आज राधिका उसे कॉल करके मम्मी और मीरा की बातें न बताती तो वो यहाँ कैसे पहुँचता। कविता को होश आया। उसने दिग्विजय को देखा तो दूर हटो मुझसे, मुझे चले जाओ यहाँ से। आप ही ने वो गुंडे भेजे थे ना? पागल हो गई हो तुम? मैं ये सब क्यों करूँगा? तुम्हारे साथ इतना गिरा हुआ समझती हो मुझे? दिग्विजय दुख से बोला। घटिया, हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है। अभी उसके शब्द मुंह में ही थे कि दिग्विजय ने सख्ती से उसके होंठों पर झुक गया और उसके सारे शब्द अपने होंठों में समेट लिए। कविता खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन दिग्विजय की पकड़ सख्त होती जा रही थी। अब वो बेजान सी होने लगी तो दिग्विजय पीछे हटा। अपनी जुबान को काबू में रखो कविता, और भूलो मत कि तुम मेरी पत्नी हो। दिग्विजय सिंह राठौर की अर्धांगिनी, दोबारा कुछ भी अपने बारे में गलत बोला तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कविता ने रोते हुए दिग्विजय के सीने पर सिर रख दिया। सबके सामने आपने भैया पर हाथ उठाया। वो लड़की झूठी थी, किसी और ने उसे पैसे दिए थे और आपने मेरे भाई जैसे दोस्त पर भरोसा नहीं। सॉरी मेरी जान, आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दो। दिग्विजय ने उसके माथे को चूमा। मैंने बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है, तुम कपड़े बदल लो। कविता ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं जा रहा हूँ, दिग्विजय ने प्यार से कहा। कविता कपड़े बदलने चली गई। उन दोनों का विवाह अर्जुन ने ही गुप्त रूप से करवाया था, जिसे अभी तक गुप्त रखा गया था। जब कविता बाहर आई तो दिग्विजय उसे देखते रह गया। एक तो तुम्हारा भाई गधा है, फोन भी नहीं उठा रहा। आप मेरे भाई को ऐसे मत बोलिए। कविता बोली, तुम्हारे भैया और राधिका का विवाह भी जल्द ही करवाएंगे। दिग्विजय ने उसे गले लगाया। अर्जुन उस लड़की को अस्पताल ले गया, लेकिन वो उसे चकमा देकर गायब हो गई। अर्जुन वापस पलट रहा था कि अचानक एक लड़की उसके गाड़ी के सामने आ गई। बहुत भयानक दुर्घटना थी। अर्जुन फौरन बाहर निकला। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेहर थी। उसके चेहरे पर खून था। अर्जुन ने उसकी नवज जांची। उसकी सांसें थम रही थी। एक आदमी आकर वहां रोने लगा। हाय मेरी बच्ची मर गई। अर्जुन पीछे हट गया। वो समझ गया कि सब पैसे ऐंठने का नाटक है और पेशा था, लेकिन वो आदमी ये नहीं जानता था कि लड़की सच में मर चुकी थी। अर्जुन गाड़ी में बैठकर वापस घर आ गया। घर के बाहर सुरक्षा देखकर वो अंदर गया तो दिग्विजय और कविता रसोई में थे। तुम क्या करने आए हो यहाँ? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी पत्नी से मिलने से नहीं रोक सकती, दिग्विजय बोला। कविता तुम कमरे में जाओ, अर्जुन ने कहा। मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। दिग्विजय ने कविता का हाथ थामा। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा अर्जुन, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अच्छा, तेरी बहन का हाथ तो फौरन मेरे हाथ से खींचा था ना? उस वक्त अर्जुन ने तंज कसा। जानता हूँ मेरी गलती थी, सुधार लूंगा। तभी राधिका भी वहाँ आ गई, जो काफ़ी देर से आई हुई थी और कविता से सारे शिकवे दूर कर चुकी थी। ये दोनों अमीर भाई बहन हमारे गरीब खाने में क्यों पहुँच गए? अर्जुन ने तंज। दिग्विजय मुस्कुराया और अर्जुन को बाहर ले गया। श्रीमती रुक्मणी का षड्यंत्र सबके सामने आ चुका था। दिग्विजय ने फैसला किया कि अर्जुन और राधिका का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया जाए। अपनी बहन से पूछ लो, 5,000 रुपये ही कन्यादान हक दूंगा। अर्जुन बोला। बस 5,000? राधिका ने मुंह बनाया। हाँ बिल्कुल, अर्जुन मुस्कुराया। श्रीमती रुक्मणी को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ही गुंडे भेजे थे। लेकिन कविता के कहने पर दिग्विजय ने उन्हें जेल भेजने के बजाय सिर्फ घर से बेदखल कर दिया। खौफ के बादल छटे तो खुशियों ने बसेरा
कर लिया। राठौर निवास में वे चारों एक साथ रहने लगे। दिग्विजय ने चारों के लिए अमेरिका का ट्रिप प्लान किया। राधिका को पेरिस जाना था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया क्योंकि अमेरिका में उनका एक बिजनेस प्रोजेक्ट भी था। अरे हम घूमने जा रहे हैं या काम से, राधिका मुंह बनाकर बोली। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। आओ तुम्हें समझाऊं। इधर दिग्विजय ने कविता को अपनी गोद में बिठाया। सब समझती हो ना, समझदार पत्नी हो मेरी। दिग्विजय ने उसे बाहों में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। चारों की खुशियां जिंदगी में अब सिर्फ प्यार और खुशियां थीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोज़ नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।